मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 12 भारतीय कहानी की एक कहानी जिसका नाम है लड़की जिसकी मैंने हत्या की विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे प्रस्तुत करने से पहले इसके परिचय के बारे में हम जानेंगे। कन्नड़ भारत का एक समृद्ध भाषा है और इसी कारण कन्नड़ में महान विपुल साहित्य का सृजन हुआ है। कन्नड़ भाषा के साहित्य का भारतीय साहित्य की समृद्धि में योगदान महत्वपूर्ण है। आनंद कन्नड़ भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की बेहद मार्मिक, प्रभावी और अंतःकरण को झकझोरने वाली रचना है। यह कहानी कन्नड़ साहित्य की अग्रगामी चेतना को प्रमाणित करती है। यह कहानी अंधविश्वास के अंधेरे में खोती जा रही मनुष्यता के पुनः संधान की कहानी है। कहानी समाप्त होने पर पाठक सामाजिकता और मनुष्यता की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने को विवश हो जाते हैं और उसके भीतर की सोई हुई मनुष्यता जाग जाती है। प्रस्तुत अध्याय में कन्नड़ कहानी में आनंद के योगदान, उनकी मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की के कथानक, कथोपकथन, पात्रों एवं भाषा शैली पर विचार किया गया है। अध्याय का विहंगावलोकन, कन्नड़ कहानी और आनंद का लेखन। कन्नड़ भाषा की कहानी परंपरा को समृद्ध बनाने में उनके कहानीकारों और उपन्यासकारों ने योगदान दिया है। इनकी रचनाओं से कन्नड़ का नहीं अपितु समस्त भारतीय कथा साहित्य को नया आयाम मिला है। आनंद ने कन्नड़ साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। इनका मूल नाम अजामपुर सीताराम था। आनंद इनके लेखन का उपनाम है। शिशिर कुमार दास के अनुसार आनंद का जन्म 1902 में हुआ था तथा वे 1963 में अपने जीवन की अंत तक सृजन कार्य में लगे रहे। उन्होंने लड़की जिसकी मैंने हत्या की रचना 1931 में की थी। कन्नड़ भाषा में इस कहानी का शीर्षक नानो कोंडा हुडुगी है। यह कन्नड़ भाषा में 40 के दशक की सबसे उल्लेखनीय कहानी मानी जाती है। इस कहानी से कन्नड़ कहानी में संश्लिष्ट आख्यान संरचना की शुरुआत मानी जाती है। आनंद के लेखन पर कन्नड़ कहानी के पिता एवं महान सर्जक मस्ते वेंकटेश अयंगर का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आनंद की इसी कहानी के आधार पर प्रख्यात फिल्मकार MS सेथु ने रिलायंस बिग पिक्चर्स के लिए इजुडू नामक फिल्म का निर्माण भी किया है। बसवी प्रथा पर आधारित यह फिल्म जून 2009 में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की गई थी। मीरा, जैस्मिन और अनिरुद्ध इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। इस फिल्म को दर्शकों को और आलोचकों की पर्याप्त प्रशंसा प्राप्त हुई है। आनंद की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मरागते, सुसी विजया, संसार, शिल्प। लड़की जिसकी मैंने हत्या की कथावस्तु, पाठ और विश्लेषण। कन्नड़ कथाकार आनंद ने इस कहानी द्वारा भारतीय समाज को विवेकशीलता और सहृदयता से देखने का नज़रिया बनाने का प्रयास किया है। पूर्वदीपित शैली में लिखी इस कहानी का नैरेटर स्वयं लेखक है। नैरेटर यानी लेखक की प्राचीन भारतीय शिलाशिल्पों में गहरी रुचि होने के कारण अध्ययन करने के लिए वह तत्कालीन
मैसूर प्रांत की यात्रा पर गया। अध्ययन के लिए वो मैसूर प्रांत की यात्रा में गया। नागवली नामक एक गांव में वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति श्री करियप्पा के घर ठहरे। करियप्पा ने उदार भाव से उसका स्वागत किया, जिससे नरेटर को भारतीय जीवन मूल्य के अतिथि देवो भव का भाव आया। लेखक ने विस्तार से इस आतिथ्य का वर्णन भी किया है। इस संदर्भ में कहानी के इस अंश को देखा जा सकता है। बरामदे की बगल में ही एक कमरा था। घर के नौकर ने उसका दरवाज़ा खोलकर सफाई करके चटाई बिछाकर एक दीपक लाकर रख दिया। गाड़ीवान ने मेरा सामान उस कमरे में रख दिया। उसका पैसा चुकता करके मैंने उसे भेज दिया। करियप्पा बोले, अब आप कपड़े बदल सकते हैं। मैंने कमरे में जाकर कपड़े उतारे और धोती कमीज़ बदल कर आ गया। इतने में किसी ने भीतर से गर्म पानी लाकर धर दिया। मैंने हाथ पाँव और मुँह धोया। आधे घंटे में भोजन भी निबट गया। बाद में बरामदे में पान सुपारी चबाते हुए बैठे रहे। मैंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। मेरे उनके घर में ठहरना उनके लिए बड़ा प्रसन्नता की बात थी। यह उनकी हर बात से झलक रहा था। बातों ही बातों में उनका भी परिचय मिला। खाता पीता घर था। 400 रुपये लगान देते थे। घर भी खूब बड़ा सा बना रखा था। गांव भर में वह सबसे बड़ा घर था। सबसे बढ़कर उनकी निष्कपट नम्रता ने मुझ पर प्रभाव डाला। यह गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आया होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मुझे लगा कि उनके घर में मेरा खूब सेवा सत्कार होगा। नरेटर अर्थात लेखक अपनी यात्रा के बारे में अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी को पत्र के माध्यम से जानकारी देते हैं। नागवली गांव में थोड़े आराम के बाद एक विस्तृत पत्र अपनी पत्नी को लिखा, क्योंकि उस समय में पत्र ही संदेश भेजने का प्रमुख माध्यम था। 25-30 वर्ष पहले की कविताओं और गीतों में चिट्ठियों का ही संदर्भ आता है। लोकगीतों में तो कबूतर, तोते और चींटियों का ही संदर्भ है। पत्र लिखकर लेखक उसे डाक पेटी में डालना चाहता था, परंतु गांव में डाक पेटी कहाँ थी, उसे पता नहीं था। बाहर निकलने पर उसने एक लड़की को देखा और उससे डाक पेटी के बारे में पूछा। लड़की आग्रह करके वो पत्र लेटर बॉक्स में डालने के लिए ले लेती है। संवाद के इसी क्रम में लड़की का संक्षिप्त नाम सामने आता है, चन्नी। चन्नी अर्थात चन्नम्मा। यह पूरी कहानी इसी चन्नी के चारों ओर घूमती है। लेखक चन्नी का प्रथम परिचय देते हुए लिखते हैं, वह जरा मुस्कुराई। गांव की उस बच्ची की विनयशीलता और सरलता देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। चन्नी के मधुर और सौम्य स्वभाव का परिचय देते हुए लेखक ने लिखा है, चन्नम्मा जन्म से ही मुस्कुराहट लेकर आई होगी। मैंने जब भी देखा उसके सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। वह मृद भाव से इधर उधर घूमती, कोपलों में घुसकर फूलों के गुच्छों से होती हुई परिमल से परिपूर्ण ठंडी बयार के समान हृदय में नन्ही तरंगे उठाने वाली सरल मुस्कान थी। आंधी में फंस जाए तो केवल धूप मिलती है, आँख और मुंह में मिट्टी भर उठती है, उसमें सौरभ नहीं रहता। गांव की उस लड़की की हंसी, ओहो, वह तो मल्लिका के फूल के समान थी। मल्लिका के फूल भी शुभ्रता का क्या कहना है, कैसा परिमल। चन्नम्मा के व्यक्तित्व में सुंदरता, सहजता, सहृदयता का संयोग है, जो कठिनाई से ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके ठीक बाद चन्नी के जीवन की अंधविश्वास की कोख से पैदा हुई विडंबना का पता चलता है। रात के अंधेरे में चन्नी नरेटर के कमरे में आती है तो नरेटर को पता चलता है कि वो वसवी है।
इस प्रसंग को समझने के लिए सीधे कहानी का यह अंश देखिए। अरे मल्लिका, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बस्वी हूँ। क्या 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 कहा? मुझे बस्वी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बस्वी बस्वी इसकी माने? भगवान के नाम पर छोड़ दिया है। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया है? किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया? मालिक, आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब मेरे माता पिता ने मरड़ी भगवान के नाम मन्नत मांगी कि यदि मैं ठीक हो जाऊँ तो उस भगवान के नाम पर मुझे बस्वी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक। यूं ही रहोगी? हाँ मालिक। इस संवाद से हमारे समाज में बच्चों के प्रति चिंता और अंधविश्वास से जुड़े रहने का पता चलता है। बेटी बीमार है, इसलिए माता पिता उसके जीवन के लिए चिंतित है। उनकी अभिलाषा है कि बेटी ठीक हो जाए। वे मन्नत करते हैं कि बेटी बच जाएगी तो उसे बस्वी बना देंगे। बस्वी देवदासी से मिलती जुलती प्रथा थी। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि किसी प्रकार धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को शोषण किया जाता है। लेखक रेखांकित करना चाहता है कि क्या माता पिता ने ईश्वर से उसका जीवन इसीलिए मांगा था कि बस्वी बनाकर रोज रोज मरने के लिए छोड़ देंगे, वह भी ईश्वर के नाम पर। यहाँ प्रश्न यह है कि ईश्वर एक बच्चे के लिए बस्वी जैसे जीवन की सृष्टि क्यों करेगा? यह धर्म या आस्था का नहीं बल्कि अंधविश्वास का मामला है। लेखक स्त्रियों के प्रति इस कुरीति पर प्रहार करता है। कथा के क्रम में अपनी पत्नी की याद, लेखक के भीतर अपनी पत्नी के प्रेम के प्रकटीकरण के साथ स्त्री मात्र के प्रति उसके सम्मान का भाव भी है। लेखक इस बात से आहत है कि एक भावनाओं और सपनों से भरी बच्ची को बस्वी बनाकर लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत करने में गरिमा और संतोष का अनुभव करने वाली कुप्रथा ईश्वर को कलंकित करने की कोशिश है। नरेटर चन्नी से लंबा संवाद करता है। नरेटर परंपरागत ढंग से चन्नम्मा को समझाना चाहता है कि उसके भीतर धर्म और ईश्वर का गलत भय पैदा किया गया है। वह कहता है, तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान को खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत ही खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो मान ही है। तुम लोगों को उसे ऐसे ही नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी स्थान नहीं। चन्नम्मा प्रतिवाद में उसके भीतर भर दी गई सीख को बताती है। वह कहती है, मालिक, तो शादी वाली स्त्रियों के लिए जिनके पति हैं, आप बात ठीक है, वे हमारी जैसी हो जाए तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही है। लेखक उसे पुनः समझाते हुए कहता है, अरे चन्नम्मा, तो समझती नहीं। सुनो, भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दे तो क्या वे पसंद करेंगे? भगवान के मन्नत की ही तो भगवान की सेवा करो। कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार मान नहीं गंवाना चाहिए। चन्नम्मा इसका उत्तर देते हुए कहती है, मालिक, आप जैसे कुलीन ही हमारे लिए भगवान हैं। आपकी सेवा ही हमारा पुण्य है। लेखक इस प्रथा पर चिंतन करते हुए कहता है कि भगवान को खुश करने के नाम पर स्त्रियां व बच्चियों के साथ अन्य किया जाता है। माता पिता क्यों अंधविश्वास में पड़कर अपने हाथों से ही अपनी बेटियों को अंधविश्वास की बलि चढ़ा देते हैं? मन्नत के नाम पर बच्ची का अस्तित्व दिन प्रतिदिन मर रहा है। विडंबना यह है कि चन्नम्मा भी मानती है कि वह जो कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि अंधविश्वास का जहर उसकी रग रग में घोल दिया गया है। वह इस घृणित प्रथा को ईश्वर सेवा मानकर जी रही है। रीति रिवाज के नाम पर माँ बाप ने खुद ही बेटी की बलि चढ़ा दी है। लंबे तर्क वितर्क के बाद चन्नम्मा नरेटर की बात को मर्म समझ जाती है। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि उसे भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है। यह भगवान की इच्छा नहीं है। हे भगवान, भगवान अपनी संतान से कोई ऐसा कर्म क्यों कराएगा जिससे मान सम्मान और आत्मा को क्षति पहुंचती हो? चन्नम्मा को सत्य का बोध हो जाना ही इस कहानी का सुखद अंत है, लेकिन अपनी पूर्णता में यह कहानी दुखांत है।
क्योंकि सत्य का बोध होने पर सुबह कुएं में चन्नमा की लाश मिलती है। इस घटना से लेखक स्तब्ध रह जाता है। वह क्या करे उसे समझ नहीं आता। वह इस बात पर खुश था कि उसे एक बच्ची को नार के जीवन से उबार लिया है, लेकिन यहाँ तो इस तरह की घटनाओं में जैसा होता है वैसा ही चन्नमा के साथ भी हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चन्नमा ने आत्महत्या की। वह एक घृणित प्रथा की बलि चढ़ गई। आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या थी। माता पिता की घृणित प्रथा के निरीह शिकार का हिस्सा वह भी बनी और जीवन खो बैठी। यदि चन्नमा बस भी रहने से इनकार कर देती तो अंधविश्वास में डूबा समाज उसे जीने नहीं देता। इसलिए मृत्यु उसकी चाहत नहीं, विवशता बन गई थी। लेखक को आत्मग्लानि है कि यदि उसने चन्नमा को न समझा तो शायद वह मृत्यु का वर्ण न करते। यह नरेटर अर्थात लेखक के भीतर की मनुष्यता बोल रहे थे। कहानी का शीर्षक भी इस आत्मग्लानि का बोध कराता है। कहानी की अंतिम पंक्ति इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी घटना पर लेखक की पत्नी लक्ष्मी की राय क्या होगी। क्यों वह भी एक स्त्री है और एक स्त्री के दुख बसवी की प्रथा और एक युवती की अकाल मृत्यु पर एक स्त्री की ही प्रतिक्रिया ही सच्चा आकलन होगा। उम्मीद की जा सकती है कि लक्ष्मी में अपने पति की तरह ही विवेक और आदर्श होगा और मनुष्यता में आस्था का विवेक और आदर्श होगा। लड़की जिसकी मैंने हत्या की भाषा शैली को देखते हैं। यह कहानी मूल कथा का अनुवाद है, फिर भी कथाकार आनंद ने इस कहानी की भाषा गत्यात्मक है। प्रारंभ से अंत तक भाषा की गतिशीलता का बोध बना रहता है। भावों की तीव्रता को व्यक्त करने की भाषिक सामर्थ्य आनंद के पास है। इस कहानी को पढ़ते हुए यह प्रतीत ही नहीं होता है कि यह मूल कथा का अनुवाद है, क्योंकि पाठक को कहीं भी भाषिक गतिरोध महसूस नहीं होते। कथाकार आनंद अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से कहते हैं, यह देखने के लिए इस अंश को पढ़ना प्राप्त है। चन्नमा ने मुंह न खोला, सिर फिर से झुका लिया। मेरे देखते ही देखते आंसू की दो चमचमाती बूंदें उसके गले पर से फिसल गई। वही उसका दिया मौन उत्तर था। उसकी शुभ्र आत्मा को घेर अज्ञान के पर्दे को उतार फेंकना मेरा काम था। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वो स्थान समीप हो ही आएगा। इस विश्वास में बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ते में मिले और यह कहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे वो ठीक रास्ता नहीं, बल्कि हम अपने गंतव्य से दूर चले जा रहे, तो कैसा लगेगा। मैंने अपनी बात से चन्नमा के मन पर लगभग ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न किया था। आनंद की भाषा में वो क्षमता है जो मर्म को छू सके। उदाहरण के लिए इस अंश को देखें। मुझे इतना ही याद है, जब होश आया तब देखा वहाँ खड़े 2-3 लोग मेरे मुंह और सिर पर पानी छपछपा रहे थे। मेरी नाक से खून बह रहा था। मुझे किसी बात का होश नहीं था। सबके पास आकर बड़ी आशा से देखा कि और जाना है कि नहीं, वह केवल भ्रांति थी। यह भ्रम देखकर मन ही मन मैंने अपने से कहा, यह कैसा पागलपन है। उसकी देह में छिपा वो हिमकण की कभी का उड़ चुका था। वह पुण्य या पाप से भरी हो गया था। अमृत सूख चुका था, बच्ची थी केवल विष की खली। इस कहानी के लेखन शैली रोचक होने के साथ कहानी के भाव को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने से भी सहायक है। कहानी का आरंभ पूर्व दीप्ति शैली में हुआ है। कहानी के आरंभ में ही पाठक उससे बंध जाते हैं। कहानी के मध्य और अंतिम हिस्से में संवाद शैली और एकालाप शैली का प्रयोग किया गया है। नरेटर के एकालाप कहानी के मंतव्य को पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहानी था, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, और एक अंधविश्वास के दौर पर एक लड़की की मृत्यु हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं पाठकों। लड़की जिसकी मैंने हत्या की कहानी कथानक की विशेषता पर प्रकाश डालिए। कुछ प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं, इस कहानी के आधार पर लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। और भी कुछ ऐसे आ सकते हैं, लड़की जिसकी मैंने हत्या की कहानी की भाषा और शैली पर एक टिप्पणी कीजिए। और आधुनिक कन्नड़ साहित्य का मूल स्वर क्या है। कहानीकार आनंद के कन्नड़ कहानी में योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के कई प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस कहानी को मन ध्यान देकर सुनिए, समझिए और प्रश्न के उत्तर को स्वयं ही लिखिए। तो
आप ज़रूरी इसे सुनिए, इस वीडियो को देखिए और हर एक पेज को मैंने दी पॉज करके आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। आप ज़रूरी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक और शेयर मुझे प्रेरणा देगी कि मैं और वीडियो बनाऊं। इसके साथ मैं यहीं रुकती हूं। धन्यवाद।